वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो हम लोग आप सभी के आईसीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के स्पेसिमेन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। यह जो वीडियो है आपको दो पार्ट में मिलेगा। पार्ट 1 में आपको सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए जाएंगे एंड पार्ट 2 में आपके सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप सभी के साथ डिस्कस किए जाएंगे। क्योंकि स्पेसिमेन पेपर का सॉल्यूशन हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसका फॉर्मेट समझना हमें ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चल सके कि जो हम लोग का होने वाला बोर्ड एग्जाम है उसका पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे आ सकते हैं। अभी तक आपको आपका स्पेसिमेन पेपर मिल भी चुका होगा। अगर आपने कोई सेल्फ स्टडी बुक खरीदा होगा तो उसमें हर साल के स्पेसिमेन पेपर का सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। तो आप वहाँ पे सॉल्यूशन इसका देख भी चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे ताकि आपको उस क्वेश्चन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट उसमें टर्म्स हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे 15 MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चन का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला हमारा MCQ क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि जो क्वेश्चन इसमें आपको दिया जा रहा है वो किस चैप्टर से है। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो पर्टिकुलर किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन GST चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? तो GST का है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि द SGST पेड बाई कस्टमर टू द शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज़ प्राइस्ड ₹500 इज़ 15। द रेट ऑफ GST चार्ज इज। तो आप सभी को पहले बात तो मैं बता दूं कि वीडियो का लिंक में आप सभी को स्पेसिमेन पेपर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर आपके पास क्लास 10th का स्पेसिमेन का पेपर नहीं है तो आप जाकर के अभी उसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, ताकि आपको यह पता चले कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप वहाँ से उस क्वेश्चन को पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि द SGST पेड बाई अ कस्टमर to the shopkeeper for an article which is priced ₹500 is 15. The rate of GST charged is। ठीक है, तो कोई आर्टिकल है उसका SGST शॉपकीपर ने कितना पे किया है? ₹15। तो हमसे पूछा गया है कि उसका उस पर GST कितना % लगा होगा, उस पर GST कितना % लगा है। ठीक है, तो आप सभी जब GST चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कोई भी शॉपकीपर है वो 2 GST पे करता है, सेंट्रल GST और स्टेट GST। कितना पे करता है? तो सेंट्रल GST, SGST एंड CGST, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल GST, इसको हम बोलते हैं स्टेट GST। हमारा स्टेट GST है और ये हमारा सेंट्रल GST है। ये 2 GST हमारा लगता है। अब जो 2 GST हमारे लग रहे हैं, ये दोनों GST क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। यानी अगर वो 15 रुपीज GST पे किया है तो 15 रुपीज़ ही क्या पे करेगा? सेंट्रल GST पे करेगा। यानी टोटल GST अगर शॉपकीपर कितना पे करेगा? आपका ₹30। कितना पे करेगा? ₹30 आपका टोटल GST कौन पे करेगा? शॉपकीपर पे करेगा। तो हमें अब फाइंड करना है कि जो ₹30 है वो कितना % है। जो ₹30 है वो कितना % है, यानी कि कितना GST लग रहा है किसका? ₹500 का, क्योंकि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹500 है। तो हमें यह पता करना है कि इस 500 का जो ₹30 है यह कितना % है, ताकि हम पता कर पाएँ कि शॉपकीपर कितना टोटल GST पे कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 30/500 इंटू में 100, तो ये आपका क्या आ जा रहा है? 5 6 30, 6%। यानी GST कितना लग रहा है? 6%। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 6% इसमें हमें दे रखा है कि टोटल 6% GST पे करना पड़ रहा है। किसको? शॉपकीपर को टोटल 6% GST पे करना पड़ेगा। ठीक है, देन तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया है कि क्वेश्चन 2 आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2 में हमें दिया है व्हेन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर 4 पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5, तो डिस्क्रिमिनेंट 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है b² - 4ac, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसके 3 कंडीशन होते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या होता है? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देन सेकेंड होता है b² - 4ac
इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होता है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देन थर्ड होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इस केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। सेकेंड केस में क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इसमें क्या होता है, तो अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि व्हेन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। जब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे बोला गया है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ a। बोला जा रहा है कि जो x माइनस 1 है वो क्या है, इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हमें a की वैल्यू पता करनी है कि आखिर a क्या होगा। तो देखिए, जब आपको यह चैप्टर 6 का क्वेश्चन है आपके फैक्टराइजेशन का, ठीक है, एमएल अग्रवाल बुक के चैप्टर 6 का क्वेश्चन है किसका, तो फैक्टराइजेशन का है। और इसमें हमसे बोला जा रहा है कि रूट्स जो x माइनस 1 है वो क्या है, तो पहले वाले का फैक्टर है, x माइनस 1 इज द फैक्टर। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है कि x माइनस 1 इज द फैक्टर। ठीक है, तो हमसे बोला गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो हमें fx क्या दिया है, तो हम नोट करते हैं, हमें fx दिया है 2x स्क्वायर माइनस ax माइनस 1, ये हमें fx दिया है। और बोला गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो हमें पढ़ाया गया कि जब फैक्टर होता है, अगर कोई कोई पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमें अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि f1 की वैल्यू, रिमाइंडर ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, कि जो भी नंबर दिया गया होता है, यहाँ हमें क्या दिया है, x माइनस 1 दिया है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो क्वेश्चन में जहाँ x लिखा हो वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर a इंटू में माइनस 1, 1 इंटू में 0। हमने क्या किया है, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो यहाँ x के प्लेस पे यानी कि 1 का स्क्वायर a इंटू एक्स, यानी कि a इंटू में 1 माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो क्या होगा, 2 माइनस a माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0, यानी a क्या आ जाएगा, तो माइनस a इज इक्वल्स टू में माइनस 2 प्लस 1, यानी माइनस a आ गया आपका माइनस 1, a क्या आ गया 1, a आ गया हमारा 1। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन ए, जो ये आपका ऑप्शन ए है माइनस 1, एक करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन मैट्रिक्स ए बी सी डी इंटू में मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू में पी बाई क्यू। तो हमसे पूछा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है कि आखिर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स एक्स के बीच में जो मैट्रिक्स एक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हमें आज क्वेश्चन नंबर 4 में एक मैट्रिक्स दिया गया है, कौन सा, तो मैट्रिक्स हमें गिवन है ए सी बी एंड डी इंटू मैट्रिक्स क्या है, इंटू मैट्रिक्स एक्स है, वो किसके बराबर है, तो P अपॉन क्यू के, P बाई क्यू के इक्वल है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा रूल है, सिंपल सा एक फार्मूला है। जब भी हमें इस टाइप के मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, जहाँ पे हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, क्या बताना है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, तो सिंपल सा फार्मूला हमें याद रखना है। पहले वाले का ऑर्डर क्या होगा, अगर पहले वाले का ऑर्डर mn होगा एंड सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर np होगा, तो 100% जो थर्ड मैट्रिक्स आपका होगा इसका ऑर्डर mp होगा। क्या होगा, mp होगा। हमें इसी फार्मूले को याद रखना है, बस आप 3 टर्म याद रख लें। क्या है, m इंटू एन, n इंटू पी इज इक्वल टू m इंटू में p। यही आपका रूल चलेगा कि अगर पहले वाले का ऑर्डर mn है, दूसरे का ऑर्डर np है, तो तीसरे का ऑर्डर 100% mp होगा। क्या होगा, m इंटू पी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। दूसरा अगर मैट्रिक्स C का ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 क्रॉस 1 का है। यानी अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू भी 2 है। यहाँ पे m 2 है, n भी 2 है। अगर यहाँ से फाइंड करेंगे
तो यहाँ m2 है और p की वैल्यू क्या है 1 है, p क्या है 1 है। तो मैंने अभी बताया जो बीच वाला होगा इसका ऑर्डर क्या होगा n इंटू p, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी x का ऑर्डर क्या होगा तो 2 क्रॉस 1। तो अगर आप इस रिजल्ट को याद रखते हो, हमें सिंपली क्या याद रखना है m क्रॉस n क्रॉस p इज इक्वल्स टू में m क्रॉस p, ठीक है। बस हमें इतना ही अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऑर्डर वाला गलत नहीं होगा। हमने क्या किया, इस वाले को इससे कंपेयर कर लिया तो हमें m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई और p की वैल्यू मिल गई। हमें बीच वाला टर्म फाइंड करना था तो हमने n के प्लेस पे n पुट किया और p के प्लेस पे p पुट किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 क्रॉस 1। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी और हेल्पफुल कंटेंट आप सभी को हरदम मिलते रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है इफ 57, 54, 51 एंड 58 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एट्थ टर्म इज। बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या दिया है कि एक हमें एपी गिवन है और एपी क्या गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एपी जो दिया गया है वो क्या है तो 57, 54, 51, 48 और हमसे पूछा जा रहा है इस एपी का एट्थ टर्म क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें सिंपली इसमें क्या करना है, पहले इसमें हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, ए की वैल्यू क्या दी गई है 57, देन हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है जो क्या हो जाएगा तो सेकेंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर लेंगे 54 माइनस 57 जो कि आएगा -3। कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया -3 का आ गया। हमसे पूछा गया है एट्थ टर्म, तो ए8 की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो अपने पास एट्थ टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। तो हमें a8 निकालना है तो a क्या दिया है 57 प्लस में 8 - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस -3 का, तो हो जाएगा 57 प्लस में 7 इंटू में -3 यानी 57 - 21 क्या आ जाएगा आपका 36, यानी कि एट्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा 36। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा 36, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है एमसीक्यू का ही कि द पॉइंट पी क्यू इज इनवेरिएंट अबाउट x इक्वल टू पी अंडर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज ए डैश इच, ठीक है। पॉइंट पी क्या है इनवेरिएंट है x इक्वल टू पी पे, x इक्वल टू पी पे क्या है पॉइंट पी इनवेरिएंट है, यानी कि जो पॉइंट P है वह कहीं ना कहीं x इक्वल टू पी लाइन पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज इज, ठीक है। हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में यह पूछ रहा है कि इसके इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इसके इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि एक पॉइंट है, मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। इनवेरिएंट का मतलब ही होता है ऐसा पॉइंट जिसका रिफ्लेक्शन उस लाइन के रेस्पेक्ट में नहीं हो सके, यानी वह पॉइंट खुद ही उस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक्स इक्वल्स टू पी अगर हमको एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए हमारा एक पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो यह ठीक है,
तो x इक्वल टू पी अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है, अगर x इक्वल टू पी इस लाइन पे लाई कर रहा है, इनवेरिएंट है, मतलब कि जो पॉइंट है वो इस लाइन पे खुद ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट पी कॉमा क्यू, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज ए डैश इज, इसके इमेज ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, इस पॉइंट का हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही रिफ्लेक्शन करा दें, क्या करा दें, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ बनेगा, ये क्या होगा, पी कॉमा माइनस क्यू, यानी ए डैश क्या होगा, पी कॉमा माइनस क्यू, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पी कॉमा माइनस क्यू, ठीक है। देन सेकेंड जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि इन द गिवन डायग्राम ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय द ऑक्सियम, यह हमें डायग्राम दिए गए, हमें बताना है कि किस ऑक्सियम से दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। यहाँ हमें दो चीज़ें दी गई हैं कि हमें बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ किस ऑक्सियम से आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। हमें इसमें करेक्ट करना है, बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ ऐसा डायग्राम बना के दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं, एक ट्रायंगल हमारा ये है ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल हमारा है डी ई एफ, क्या है, डी ई एफ। हमें बताना है किस ऑक्सियम से दोनों के दोनों आपस में सिमिलर हैं। ये 24 सेंटीमीटर है, यह 18 सेंटीमीटर है, यह हमें 19 दे रखा है, यहाँ भी हमें 19 दे रखा है, ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि दोनों के दोनों किस ऑक्सियम से आपस में सिमिलर हैं, ये हमें बताना है कि आखिर ये सिमिलर हैं तो किस ऑक्सियम से सिमिलर हैं, ठीक है। और कुछ हमें नहीं बताना है, बस हमें इतना ही बताना था कि किस ऑक्सियम से दोनों ही आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है, 4, 3, 24, 18 और 90 का एंगल, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ए बी अपॉन डी एफ का रेशियो, ए बी अपॉन डी का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ का रेशियो। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ए बी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अगर आपके पास पेपर होगा, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास हो, अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लें, वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन चेक करेंगे तो ए बी हमें दिया है 4, बी सी दिया है 3, तो 4 अपॉन में डी एफ यानी कि 24, 3 अपॉन में ई एफ यानी कि 18। इसका रेशियो भी 1/6 है और इसका रेशियो भी क्या है, 1/6 है। तो दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड ऑक्सियम, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइड एंगल साइड, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद द सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो है थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको थोड़ा समझ नहीं पाएंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 को करेक्टली। यहाँ क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद द सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे पूछा है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक कोन दिया है, कुछ इस टाइप का हमें कोन गिवन है और एक हमें सिलेंडर गिवन है। दोनों का ही रेडियस, दोनों का रेडियस r है, इसका भी रेडियस क्या है, r है, इसका भी हाइट h है और इस वाले कोन का भी हाइट क्या है, हमें h गिवन है, ठीक है। दोनों का रेडियस और हाइट क्या है, आपस में सेम है। तो और हमें वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है, v दिया है 120 सेंटीमीटर क्यूब, हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कोन कितना, 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, और वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा जाए, वॉल्यूम ऑफ कोन तो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h,
ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है 120, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या आ जाएगा ये, ठीक है। 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 360 इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या आ गई 360 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है V बराबर में पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देख पाएंगे कि दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों क्या है, सेम टर्म्स हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 360, यानी आप कह सकते हो कि अगर सेम बेस पे यानी सेम रेडियस पे और सेम हाइट पे एक कोन बनाया जाए और एक सिलेंडर बनाया जाए तो जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। क्या होता है, जो कोन का वॉल्यूम होगा उस सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि सेम रेडियस और सेम हाइट का और एक कोन और एक सिलेंडर बनाया जाए तो जो कोन सिलेंडर का वॉल्यूम है वह कोन के वॉल्यूम के 3 टाइम्स होता है, ठीक है। देन हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है कि द सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है, इज, हमें बताना है इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दे रखा है -8 2x लेस देन 8 वेयर x बिलोंग्स टू w, एंड w का मतलब क्या होता है, x बिलोंग कर रहा है किससे, x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। तो यहाँ पे होगा -8 2x एंड इसको हम लिख सकते हैं 2x लेस देन 8, यानी कि जो हमारा x है कुछ ऐसा हो जाएगा एंड x इज लेस देन 8/2, यानी कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 4। क्या होगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4, x इज लेस देन 4। तो हम इसका हम सॉल्यूशन सेट क्या लिख पाएंगे कि -4 से लेकर के 4 तक। बट अब यहाँ गलतियाँ क्या होंगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखोगे, ध्यान से नहीं समझोगे तो आप लोग इसका आंसर क्या लिख के आ जाएंगे, आप इसका आंसर दे देंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। आप इसका आंसर ऐसा बता दोगे, बट ये गलत है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि आप हमें क्या बोल रखा है कि जो x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा कि x बिलोंग करेगा किससे, 0 1 2 एंड 3 से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट इज PS, देन वैल्यू ऑफ PS इज, हमसे पूछा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट इज PS, ठीक है। बोला गया कि सन के ईस्ट से राइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PS है। तो PS की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हमें यह बताना है कि PS की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आप सभी को जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाया गया होगा या फिर अगर आपकी क्लास में पढ़ाया जाएगा तो आपके टीचर बताएंगे कि किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वह कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, और जाहिर सी बात है कि जो सन है वो कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, कहीं और से कभी निकलेगा ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 10 में प्रोबेबिलिटी ऑफ PS क्या हो जाएगा, तो PS इक्वल्स टू 1 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आप सभी के मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और इसका हमें सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है
तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है कि इफ़, यहाँ तो हमें एक मैट्रिक्स दिया है, इफ़ 2/0 x, y1 प्लस 3 2/4 1, 0 इज इक्वल्स टू में 8/12 8/1, तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ में क्या दे रखा है, 20x1 प्लस में 3 2 4 1 0 एंड इज इक्वल्स टू में हमें दे रखा है 8/12 8/1। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। तो जो भी मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। तो 2/0 x/1, देन 3 से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 × 1 3, 3 4 जा 12 एंड 3 0 जा 0, देन किसके इक्वल होगा, तो 8 12 8/1। हम लोग क्या करें, तो इनको हम आपस में ऐड करेंगे, आपस में क्या करेंगे, इनको आपस में हम लोग ऐड करेंगे। तो 2 + 6 क्या होगा 8, x + 3 0 + 12 0 होगा एंड 1 + 0 1। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या दिए गए हैं, तो आपस में इक्वल दिए गए हैं, दोनों क्या दिए गए हैं, आपस में इक्वल दिए गए हैं। यानी पहला वाला पार्ट किसके बराबर होगा, पहले के, पहला वाला पहले के, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे के। तो ये भी किसके इक्वल होगा, x + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल होगा। यानी कि x + 3 = क्या होगा, 8 होगा। यानी x की वैल्यू क्या होगी, तो 8 - 3 x आ जाएगा आपका 5। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 5। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्या हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC। सेंट्रॉइड क्या दिया क्वेश्चन नंबर 12 में कि द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज G is 6, 7 if the coordinates of A, B and C are A, 5 7, 9 and 5, 7 then value of A। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है आप सभी के चैप्टर नंबर 11 सेक्शन फार्मूला क्वेश्चन है। हमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, G फाइंड करने का x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। ये हमारा क्या होता है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो हमें G ऑलरेडी दे रखा है 6, 7 एंड अब हमें ट्रायंगल के 3 जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस A, B एंड C, इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। A हमें दिया है A, 5, B दिया है 7, 9 एंड C दिया है 5, 7। यानी x1 की वैल्यू क्या है, A है, A प्लस में 5 प्लस में सॉरी A प्लस में x2 क्या है 7 है और प्लस में 5/3 कॉमा y1 क्या दिया है, तो y1 दिया है हमें 5, y2 दिया है हमें 9 एंड ये दिया है हमें 7/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यानी 6, 7 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो जब इनको हम ऐड करेंगे A + 12/3 इज इक्वल टू में क्या होगा, तो जब इनको आपस में अगर ऐड किया जाए तो 21/3। यानी पहला वाला पार्ट पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला पार्ट दूसरे वाले के बराबर। तो 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 7 टाइम्स में। ये दोनों क्या है, आपस में ऑलरेडी इक्वल हैं। तो पहले वाले को हम पहले वाले से कंपेयर करेंगे। यानी 6 इक्वल टू क्या आएगा, तो A + 12/3। हम इसका इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 कितना होगा 18 इज इक्वल टू A प्लस में 12। अब हम क्या करेंगे, तो 18 में से 12 को माइनस, यानी 18 - 12 इज इक्वल टू में A आएगा, A क्या आ गया 6 आ गया, A क्या आ गया 6 आ गया। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें एक सर्किल का प्रॉब्लम गिवन है। किसका प्रॉब्लम गिवन है, तो सर्कल का प्रॉब्लम दिया गया है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि इन द गिवन डायग्राम AC इज अ डायमीटर। AC क्या है, तो हमारा डायमीटर है। अब द सर्किल एंड एंगल ADB एंगल हमें दिया है 35 का। हमसे पूछा गया है द डिग्री मेजर ऑफ x का डिग्री मेजर क्या होगा। ठीक है, यानी हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। सिंपली हमसे इतना ही क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें एक डायग्राम दिया गया है सर्कल का, ठीक है, और बताया जा रहा है कि जो AC है हमारा वो क्या है, डायमीटर है।
तो हमें डायमीटर की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सर्किल चैप्टर का क्वेश्चन है और सर्कल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत जल्द आपको सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, तो एक सर्कल हमें गिवन है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है आपका MCQ का। AC हमारा डायमीटर है, ये AB है और ये BD है। AC डायमीटर ऐसे ज्वाइन किया गया है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू को फाइंड करनी है। हमारे पास ये वाला एंगल कितने का है, 35 डिग्री का है। ये वाला एंगल कितने का है, 35 डिग्री सेल्सियस का हमें एंगल ADB दिया गया है, कितने का, तो 35 डिग्री सेल्सियस का। हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको सर्कल में डायमीटर दिया गया है तो डायमीटर से जो एंगल बनता है वो हरदम कितने का बनता है, 90 डिग्री का। उसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल। यानी कि अगर देखा जाए तो एंगल ADB किसके इक्वल होगा, यह वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, अगर आपने हमारे 1 शॉर्ट्स वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, सर्किल पे, मेंसुरेशन पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, सिमिलरिटी पे, तो उन वीडियो का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको हर एक चैप्टर को काफ़ी डिटेल में 1 शॉट में पढ़ाया गया है। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप जाकर के वहाँ पे उनको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एंगल ADB किसके बराबर होगा, ACB के। इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। यानी कि एंगल ACB कितना हो जाएगा, तो 35 डिग्री। कितना आ गया, तो ACB आ गया आपका 35 डिग्री का। ठीक है, अब एंगल B इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, बिकॉज AC इज द डायमीटर, AC इज द डायमीटर। और डायमीटर में क्या होता है, AC अगर हमारा डायमीटर है तो एंगल B कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। इसको हम बोलते हैं, अगर AC हमारा डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्कल। रीजन क्या लिखते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल, इसलिए कितने का होगा ये, तो एंगल B होगा आपका 90 डिग्री का। तो एंगल B हमारा कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ये वाला हमारा एंगल 35 डिग्री का है। तो इन ट्रायंगल ADB, देखो आपको इसको तो डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपना MCQ सॉल्व करना है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना कुछ स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। एंगल A कितने का है, तो हमारा x है, B कितने का है, तो 90 डिग्री का है, C कितने का है, 35 का है, इज इक्वल टू 180। यानी x कितना होगा, तो 180 माइनस 125, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 डिग्री। x कितने का आ गया, 55 डिग्री का। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A 55 डिग्री। ठीक है, देन अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है, इफ द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज दिस, देन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर। हमें nth टर्म दिया है इस AP का, कि जो AP है उसका nth टर्म n+3 है। तो हमें बताना है इसके पहले 3 टर्म्स क्या होंगे, पहले 3 टर्म क्या होंगे। देखिए बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप सही से इसको नहीं समझे होगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस AP के पहले 3 टर्म क्या होंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसका हमें an टर्म, nth टर्म दे रखा है n+3, इसका nth टर्म क्या है, n+3 है। तो हमें बताना है इस AP के 3 टर्म्स क्या होंगे। तो अगर A1 हम फाइंड करें तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें जो भी टर्म निकालना है, जब आपको nth टर्म गिवन है तो आपको इस पर्टिकुलर AP का कोई भी टर्म पता करना हो तो सीधा हमें n के प्लेस पे उस टर्म की वैल्यू को पुट कर देना है। यानी अगर हमें पहला टर्म निकालना है तो n+1 क्या हो जाएगा, 4। दूसरा टर्म अगर हमें पता करना है तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5।
और हमें तीसरा टर्म पता करना है तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, यानी इस एपी के पहले 3 टर्म हो जाएंगे 4, 5 और 6। ठीक है, तो यह बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको यह पता ना हो, थोड़ा भी आप मिस कर रहे होंगे तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले 3 टर्म क्या होंगे 4, 5 और 6। ठीक है, देन जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यू का, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि द मीडियन ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग। क्या बोला गया है कि अगर हमें मीडियन पता करना है किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमें मीडियन फाइंड करने के लिए कौन से ग्राफ को ड्रा करना होगा, कौन से ग्राफ को ड्रा करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर हमें क्या ड्रा करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या ड्रा करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्योंकि जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो जो हम लोग ऑजी वाले डायग्राम को बनाते हैं उससे हमारा क्या मिलता है, उससे हमारा मीडियन निकलता है, और ऑजी वाले डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर आप इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टिक करके आ जाएंगे तो आपका ऑप्शन वो गलत है। जो भी हमारा ग्राफ बनता है ऑजी वाला, ये ऑजी वाला ग्राफ हम बना रहे होते हैं, आप सभी के चैप्टर 21 में होगा स्टैटिक्स में। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बोल रहे होते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये आपके सभी एमसीक्यू का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था। अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। देन हम आगे सॉल्व करते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 3 के 3 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है क्वेश्चन 2 का। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया, इसमें हमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसमें हमें दिया है कि सलमान डिपॉजिट ₹1200 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2.5 years. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, तो फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, देखो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है। यह बैंकिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में कि सलमान हर महीने कितना जमा कर रहा है, ₹1200, यानी हमें पी दे रखा है ₹1200। फिर हमें बताया जा रहा है जो उसका टाइम है वो कितना है, तो 2.5 ईयर है, 2.5 ईयर। अगर इसको मंथ में कन्वर्ट करें तो 5/2 इंटू में 12 कितना हो जाएगा, 30 मंथ्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 6% दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि मैच्योरिटी के समय उसको कितना पैसा रिटर्न मिलेगा, मैच्योरिटी के समय उसको कितना पैसा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, और बैंकिंग में इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, P इंटू में n+1 अपॉन 2 इंटू में 12 इंटू में R/100। ये मैच्योरिटी में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें P दे रखा है कितना, 1200। n की वैल्यू कितनी है, तो n आपका 30 मंथ है, यानी कि 30 इंटू में 30 + 1 31 अपॉन 2 इंटू में 12 इंटू में 6/100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया था, 6%। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों जीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 से 12 कैंसिल होगा, 2 के टेबल में 15 टाइम्स में, यानी 15 इंटू में 31 इंटू में 6, ये आपका क्या हो गया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया है। जब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप सभी को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा टोटल। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, 2790 क्या आ गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हमसे पूछा गया अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट यानी मैच्योरिटी पे उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा, तो क्या होता है n इंटू में p प्लस में इंटरेस्ट। ठीक है, n इंटू में p प्लस में इंटरेस्ट, यानी n क्या है 30 इंटू में p क्या है 1200 प्लस में इंटरेस्ट क्या है 2790, यानी कि
36,000 प्लस में 2790 क्या होगा, तो 38,790 रुपीज़ उसको कम मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। 38,790 रुपीज़ सलमान को मिलेगा जब उसका टाइम पूरा होगा, किसका, पैसे डिपॉजिट करने का टाइम पूरा होगा, तो उसको टोटल इतने पैसे मिलेंगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन था। देन सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड, सेक्शन ए का 2 का पार्ट सेकंड। इसमें हमें क्या दिया गया है 2 के पार्ट सेकंड में कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 2 का पार्ट सेकंड जो है कि 3, 9, M, 81 एंड N आर इन continued proportion, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ M एंड N। यानी हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 3, 9, M, 81 एंड N ये किसमें है, तो सभी के सभी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है और हमें पता करना है कि M की वैल्यू क्या होगी और N की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में हम कैसे नोट डाउन करते हैं कि 3/9 देन 9/M, देन ये दोबारा रिपीट करता है M/81 देन 81 में N। ठीक है, इनको हम आपस में क्या करते हैं, रिपीट करते हुए लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अब इनका हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके M की वैल्यू पता कर लेंगे एंड N की वैल्यू यहाँ पुट करके इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके N की वैल्यू को हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि 3/9 इज इक्वल टू में 9/M, तो क्या होगा 3M इज इक्वल टू में 9 9 81, M की वैल्यू क्या आएगी 81/3, M क्या आ गया 27, M कितना आ गया आपका, तो 27 आ गया। ठीक है, अब और इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, M की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो 27/81 इज इक्वल टू में 81/N, यानी 27N इज इक्वल टू में 81 इंटू में 81, यानी N की वैल्यू क्या आएगी, तो 81 इंटू में 81/27 टेबल में 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लो, N आएगा आपका 241। तो M कितना आ गया आपका, M आ गया 27 और N आ गया 241। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर सॉरी जब 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये 3 आएगा 243। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। M कितना आ गया 27 और N आ गया 243। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड जो है यह आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड में हमें दिया है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड में हमें दिया है प्रूव दैट cos अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। हमें यह प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2 का पार्ट थर्ड, cos ए अपॉन 1 प्लस में साइन ए प्लस में 1 प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के कई सारे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, तो हम लोग इसको एक तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको उससे बेटर और कोई दूसरा तरीका पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए, तो कॉस इंटू में कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। तो यहाँ किया क्या गया है कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जो था इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से पूरा का पूरा एक्सपेंड कर दिया गया। तो यहाँ क्या आ गया, 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 प्लस में 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 2 साइन ए
अपॉन में 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस में साइन ए अपॉन 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल, अपने पास क्या आ गया, तो अपने पास आ गया 2 अपॉन में कॉस ए, 2 अपॉन में कॉस ए जो कि होता है 2 सेक ए, 2 सेक ए। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देन नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमें 3 पार्ट गिवन है और इन तीनों पार्ट को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए अभी आज इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सबको कवर किया जाए तो वीडियो काफ़ी लेंदी होगा और हो सकता है कि आपको इसको देखने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट ना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है क्वेश्चन, इसमें हमें दिया है कि द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिम ऑफ ए सर्कुलर मेटल टब इज 44 सेंटीमीटर। इनर सर्कमफ्रेंस हमें दिया है 44 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है द इनर रेडियस ऑफ द टब, द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द टब इफ इट्स आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो हमें एक टब हमें ऐसे बना के दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट में। यह हम अपने को टब दिया गया है, इसका आउटर रेडियस बोला गया है 8 सेंटीमीटर और जो आपका ये इनर सर्किल है इसका हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि हमारा इनर रेडियस क्या है, लेट द इनर रेडियस बी आर, यानी 2 पाई आर दे रखा है हमें 44 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर हमें दिया है कितना 44, तो आर की वैल्यू क्या होगी 44 इंटू में 7 अपॉन 2 इंटू में 22, यानी आर क्या आ गया, तो आर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि हमें इनर रेडियस बताना है। तो आप सभी का इनर रेडियस कितना आ गया, तो इनर रेडियस हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द टब, कि टब के कंस्ट्रक्शन में कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज हुआ है हमें वह पता करना है। हमें क्या पता करना है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टब। ठीक है, तो वॉल्यूम, अब यहाँ पे दो कह सकते हैं आपके यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर है, एक बड़ा वाला हेमिस्फेयर है और उसके अंदर एक छोटा हेमिस्फेयर है। टब है तो एक आउटर हेमिस्फेयर है और एक उसके अंदर छोटा सा हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो हमें इन दोनों के वॉल्यूम को फाइंड करके आपस में क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर का सीधा फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब आपके अगर दिमाग में कन्फ्यूजन हो कि आखिर यहाँ फार्मूला ये क्यों लिखा गया है, तो आपके बुक में दिया गया होगा वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर मतलब क्या है कि एक हेमिस्फेयर बाहर से और दूसरा हेमिस्फेयर अंदर से, इस टाइप के हेमिस्फेयर को हम बोलते हैं होलो हेमिस्फेयर। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही फार्मूला यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर। तो क्या होगा 2/3 22/7 आर मतलब 8 का क्यूब, क्योंकि हमें आउटर रेडियस कितना दिया गया था 8 और स्मॉल हमने फाइंड किया, स्मॉल रेडियस कितना 7, यानी कि 7 का क्यूब। ठीक है, यानी क्या होगा तो 2/3 इंटू 22/7, 8 का क्यूब क्या होगा 512 एंड 7 का क्यूब क्या होगा 343। ठीक है, जब इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में, जब इनको आपस में अगर माइनस किया जाए तो कितना आएगा 169। तो इन्हीं को हमें सिंप्लीफाई करके हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अपना आंसर लिखना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि हमें जो भी नंबर्स आ रहे हों, चाहे डेसिमल के साथ हों चाहे डेसिमल के बाद हों, सिर्फ और सिर्फ
3 नंबर ही होने चाहिए अपने आंसर में। कितने नंबर? सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स। तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो इनका आपस में मल्टीप्लाई एंड 21 से डिवाइड। तो आपको कुछ ऐसा नंबर आएगा, कितना आएगा वो आपका आ रहा है 354.095 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ ऐसा वॉल्यूम आपका आएगा, लेकिन हमसे पहले ही बोला गया है कि हमें अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो डेसिमल के पहले ही अपने पास 3 नंबर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 354 सेंटीमीटर क्यूब, 354 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो दिया गया है बुक में कि हमें एक फिगर दे रखा है, हमें लिखना है राइट द स्लोप, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, हमें पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, पहले इसको हम मिटा लें, देन हम उसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमें दिया गया है कि 3 के पार्ट 2 में कि हमें एक फिगर गिवन है, हमें बताना है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। फिर दे रखा है कि जो पॉइंट पी है इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट भी पता करने हैं। और फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड पासेस थ्रू ओरिजिन। हमें एक ऐसे लाइन की इक्वेशन लिखना है जो ए बी के पैरेलल हो और ओरिजिन से पास करता हो। ये पूरे 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, सॉरी पूरे 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। और हमें कुछ ऐसा फिगर इसमें गिवन है, कुछ एक ऐसा फिगर हमें यहाँ पे गिवन है और ये लाइन दिया गया है। जो लाइन है कहाँ से पास कर रहा है? यहाँ 5 है, ये आपका 1 2 और यहाँ पे क्या है 3 है। ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट पी है। तो हमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि पॉइंट बी और ए के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पॉइंट ए कैसा होगा? पॉइंट ए आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हो जाएगा 5,0, और पॉइंट बी लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा 0,3। तो ये पॉइंट ए और बी के हमारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए। देन हमें दिया है कि जो पॉइंट पी है इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है ए बी को। 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है किस लाइन को? ए बी लाइन को। तो हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता करना है। क्या पता करना है? कि हमें पता करना है पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, पॉइंट पी का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अपने पास लाइन ए बी है, ए हमें दिया है 5,0 और बी हमें दिया है 0,3 और पॉइंट पी का हमें रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट पी का अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो बाई सेक्शन फार्मूला पॉइंट पी कैसा होगा कि 2 × 0 + 3 × 5 अपॉन में 2 + 3। देन m1 y2 यानी कि 2 × 3 प्लस में m2 y1 यानी कि 0 अपॉन में 2 + 3। तो क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट पी कैसा आएगा? तो 2 0 × 0 और 5 3 × 15, 15/5 और 6/5 यानी पॉइंट पी कैसा होगा 3,6/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन, पार्ट बी का सॉल्यूशन। देन अगला है हमारा पार्ट सी। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट सी है जिसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड पासेस थ्रू ओरिजिन। कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ए बी के पैरेलल है, यानी कि पहले तो हमें ए बी का स्लोप पता करना होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? तो जब भी 2 पॉइंट दिए गए होते हैं, स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जब भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालने का फार्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यानी क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे y2 यानी 3 - 0 अपॉन x2 यानी कि 0 और x1 क्या है 5, 0 - 5 तो क्या होगा -3/5। अब
जब कोई लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल होती है, दोनों का स्लोप क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू, तो स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी क्या हो जाएगा, तो सेम ए बी का स्लोप -3/5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकालेंगे हम लोग, अब कहाँ से पास कर रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पास कर रहा है किससे, ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन का पॉइंट कैसा होता है, 0,0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 पॉइंट फॉर्म लगा करके इसका इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो y - y1 फिर आपका m x - x1, यानी कि y - 0 m क्या है 3/5 x - 0, ठीक है। यानी कि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y = -3/5 x, यानी कि क्या होगा, तो 5y = -3x, यानी 3x + 5y = 0 क्या होगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। देन अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, उसमें हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके किस चैप्टर के हैं, ये जो क्वेश्चन आपके हैं, यह क्वेश्चन आपके दिए गए हैं चैप्टर नंबर 10 से, किससे, तो रिफ्लेक्शन चैप्टर से। रिफ्लेक्शन चैप्टर से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 दिया गया, किससे, रिफ्लेक्शन चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, इसमें हमें दिया है कि यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। हमें प्लॉट करना है ओ ए बी को ग्राफ पेपर पे, फिर रिफ्लेक्ट करना है इसका, ठीक है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। हम लोग ग्राफ पेपर ड्रा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को सॉल्व करने के लिए। हमारा ग्राफ पेपर है, ये ओरिजिन है, सिक्स, ठीक है। तो यहां हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कि एक पॉइंट O है, जो O यहाँ पे है 0,0, पॉइंट A हमें दे रखा है 3,-2, यानी पॉइंट A हमारा यहाँ पे है 3,-2, एंड पॉइंट B हमें दिया है, पॉइंट B हमें दे रखा है 2,3, 2,-3, और पॉइंट B हमें दिया है 2,-3। तो ये हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इस टाइप का हमारा कुछ ट्रायंगल बना हुआ है। हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि रिफ्लेक्ट ओ ए बी थ्रू द ओरिजिन। हमें ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसको रिफ्लेक्ट करना है। जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो पॉइंट ए है, ये क्या होगा, यहाँ पे ए डैश क्या हो जाएगा, तो दोनों का ही साइन चेंज होता है। तो ए डैश हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए डैश, ठीक है। जो बी है इसमें भी दोनों का जब हम साइन चेंज करेंगे तो बी डैश हमारा हो जाएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी डैश, तो हमारा एक नया ट्रायंगल यहाँ बन गया, ठीक है। तो हमें इसका नाम देना है ओ ए डैश बी डैश। देन जो ये ए क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर बी में हमसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्ट ओ ए डैश बी ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम्ड इट एज। अब इन पॉइंट का हमें रिफ्लेक्शन इस साइड करना है। तो जब हम वाई एक्सिस में हम रिफ्लेक्शन करा रहे होते हैं तो एक्स वाले का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ए डबल डैश यहाँ बनेगा आपका, ठीक है, एंड पॉइंट बी डबल डैश कुछ आपका यहाँ बनेगा। तो हमारा ट्रायंगल अब कुछ ऐसा बन जाएगा, ओ ए बी डबल डैश। देन थर्ड में दिया गया है कि रिफ्लेक्ट द ओ ए डैश ऑन द एक्स एक्सिस एंड नेम्ड इट एज ए ओ। अब इस पॉइंट का हमें रिफ्लेक्शन यहाँ करना है। तो यह पॉइंट कैसा हो जाएगा आपका, कुछ ऐसे ए हो जाएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा। इसका नाम हमें ए ट्रिपल डैश एंड बी ट्रिपल डैश करना है, ठीक है। देन
अब बोला है ज्वाइन ए डैश, ज्वाइन करना है ए डबल डैश, फिर बी डबल डैश, फिर हमें ज्वाइन करना है बी डैश, देन ए डैश, ए ट्रिपल डैश, बी ट्रिपल डैश एंड बी। ठीक है, और हमें बताना है इस फिगर का नाम क्या है। तो देखिए इस फिगर में कितने साइड बन जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम क्या बनेगा, ऑक्टागन। क्या फिगर, कौन सा फिगर बन रहा है ये, तो आपका फिगर बन रहा है ऑक्टागन, ऑक्टागन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन था। अगर आपको ये सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत जल्द आपको सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। थैंक यू।